डिलीवरी टाइम के प्रेशर के चलते लाल बत्ती पे खड़ा एक डिलीवरी बॉय यही सोचता रहता है कि लेट हुआ तो रेटिंग गिर जाएगी, इंसेंटिव कट जाएगा, ऐप लॉग आउट कर देगी या आईडी ब्लॉक कर देगी। इसीलिए 10 मिनट की डिलीवरी के लिए वो ओवर स्पीडिंग करता है, लाल बत्ती जंप करता है और अपनी जान को जोखिम में डालता है। दूसरा दर्द है सर कस्टमर का गुस्सा। कस्टमर का हैरेसमेंट का भी एक परमानेंट डर इनके मन में होता है। जैसे ही ऑर्डर 5 से 7 मिनट लेट होता है, देखा जाता है कि कस्टमर फोन करके पहले तो डांटता है, फिर जब ऑर्डर डिलीवर करने आता है तो उसे धमकाता है कि मैं तेरी कंप्लेंट कर दूंगा, और उसके बाद 1 स्टार की रेटिंग देकर उसके पूरे महीने का परफॉर्मेंस और बजट बिगाड़ देता है। थर्ड प्रॉब्लम दैट दे फेस सर इज द डेंजरस वर्किंग कंडीशंस, जिसमें कमाई कम और बीमारी ज्यादा है। 12 से 14 घंटे की डेली की शिफ्ट करते हुए, चाहे धूप हो, गर्मी हो, ठंड हो, सर्दी हो, जो मर्जी मौसम हो, फॉग हो, पोल्यूशन हो, ट्रैफिक हो, ये लोग बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के, बिना स्पेशल बोनस के, बिना हजार्डर अलाउंस के काम करते रहते हैं। और सर इनकी स्थिति तो फैक्ट्री में काम कर रहे एक कर्मचारी से भी बदतर है, क्योंकि ना इन्हें परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ना ह्यूमेन वर्किंग कंडीशंस होती है, ना हेल्थ एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलती है। फिर भी सर ये अपना दर्द छुपाकर, अपनी जॉब इनसिक्योरिटी और होपलेसनेस छुपाकर जब आपको आपका ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो मुस्कुराकर कहते हैं कि सर थैंक यू, मुझे 5 स्टार रेटिंग दे दीजिएगा। सर मैं बताना चाहता हूं कि ये लोग रोबोट नहीं है, ये भी किसी के पिता हैं, पति हैं, भाई हैं, बेटे हैं। इनके बारे में सदन को सोचना चाहिए और ये 10 मिनट की डिलीवरी का जो जुल्म है इसे समाप्त करना चाहिए। अगर हम उम्मीद लगा सकते हैं कि 10 मिनट में हमारा खाना हमारे तक पहुंचे, ये भी उम्मीद लगा सकते हैं कि सदन में बैठे सदस्य इनके बारे में सोचें। और आज देश में लगभग 150 से ज्यादा एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन ये उड़ान यात्री कैफे अभी तक केवल 10 से 12 एयरपोर्ट्स पर ही शुरू हो पाए हैं। इसकी सुविधा कुछ ही एयरपोर्ट्स तक सीमित है। दूसरी, आमतौर पर पैसेंजर्स चेक इन और सिक्योरिटी कराने के बाद वेटिंग एरिया में अपनी बोर्डिंग जहाज का इंतजार करते हैं, जहां उन्हें खाने पीने की चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन एयरपोर्ट्स पर यह उड़ान यात्री कैफे चेक इन और सिक्योरिटी से पहले बनाए गए हैं, जिसका पैसेंजर को ज्यादा फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि चेक इन से पहले तो पैसेंजर बाहर का खाना पीना भी ला सकता है और खा सकता है। असली जरूरत तो डिपार्चर होल्ड एरिया और बोर्डिंग जोन में होती है, जहां पैसेंजर्स को लंबे समय तक अपनी फ्लाइट का इंतजार करना पड़ता है, और वहां पर यह कैफेज नहीं है। सर थर्ड पॉइंट, इसके अलावा कई जगहों पर लिमिटेड काउंटर्स होने की वजह से लंबी लाइनें लग जाती हैं, खास करके पीक ट्रैवल टाइम में। लिमिटेड मेन्यू ऑप्शंस और कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स के कारण एक्सेसिबिलिटी इनकी लिमिटेड हो जाती है। सर मेरा सरकार से अनुरोध है कि हर छोटे बड़े एयरपोर्ट पर खास करके चेक इन और सिक्योरिटी के बाद वाले एरियाज में इन कैफेज की शुरुआत की जाए और पैसेंजर्स को बेहतर फूड ऑप्शंस मिले, ताकि एयर ट्रैवल सचमुच में अफोर्डेबल हो सके। भारत में 125 करोड़ मोबाइल फोन यूजर हैं, जिसमें से 90% प्रीपेड प्लान के यूजर हैं। सर आज मैं प्रीपेड प्लान के जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी ओर से 2 समस्याएं उठाना चाहता हूं। सर पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। सर जब प्रीपेड प्लान एक्सपायर होता है या मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म होती है तो आपकी आवाज बंद कर दी जाती है। फोन मेरा, सिम कार्ड मेरा, नंबर मेरा, तो सर रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग कॉल बंद होना समझ आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल बंद होना सरासर मनमानी है। सर हमारा मोबाइल नंबर आज हमारी डिजिटल पहचान बन चुका है। एसेंशियल कम्युनिकेशन जैसे कि यूपीआई पेमेंट, बैंकिंग ओटीपी, ट्रेन टिकट ओटीपी, पैन आधार ऑथेंटिकेशन, इंटरव्यू का कॉल, हॉस्पिटल का कॉल, मां बाप का गांव से कॉल, तमाम चीजें इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस से आती है, और वो इसलिए बंद कर दिया जाता है कि इंसान एक रिचार्ज कराना भूल गया। सर इनकमिंग कॉल बंद करना इज नॉट स्टॉपिंग ऑफ अ सर्विस, ये हमारे राइट टू कम्युनिकेशन को स्टॉप करने जैसा। भारत सरकार हर नागरिक को एडवांस्ड जनरेटिव एआई टूल्स जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनाई, ग्रॉक, क्लॉड को सभी उम्र के और हर वर्ग के स्थानीय भाषाओं में मुफ्त और सुरक्षित तरीके से उपलब्ध कराए तो ये देश की प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ा सकता है और लोगों का कीमती समय बचा सकता है। चाहे कोड लिखना हो, डेटा एनालिटिक्स हो या कोई सरकारी फॉर्म भरना हो, ये सारे काम एआई की मदद से और आसानी से और जल्दी से किए जा सकते हैं। ये डिजिटल डेमोक्रेसी की ओर अगला कदम है, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस क्रांति में कोई भारतीय
पीछे ना छूटे और इंडिया सचमुच में डिजिटल इंडिया बने। इन्फ्लेशन लिंक्ड सैलरी रिवीजन एक्ट, भारत में वेजेस को इंडेक्स करिए महंगाई से। वित्तीय वर्ष 18 से लेकर वित्तीय वर्ष 26 में हमने देखा कि रियल वेजेस फॉर द सैलरीड क्लास में 16% की गिरावट आई। ये गिरावट का मतलब इन सालों में जितनी महंगाई थी, जिस स्तर पे महंगाई बढ़ी उस स्तर पे वेजेस नहीं बढ़ी, जिसके चलते 16% की गिरावट रियल वेजेस में देखी गई। इसीलिए मैंडेटरी वेज इंडेक्सेशन फॉर्मूला इज द नीड ऑफ द आवर एंड द गवर्नमेंट मस्ट लुक एट इट। इसके चलते तमाम फॉर्मल सेक्टर्स में, कॉर्पोरेट, शॉप्स, फैक्ट्रीज, गिग वर्कर्स, सबको इन्फ्लेशन इंडेक्स वेज हाइक मिलेगा। और सरकार के मुलाजिम को तो मिलता ही है, हर साल डियरनेस अलाउंस मिलता है, उसके बाद आप हर कुछ सालों में पे कमीशन लागू होता है। इससे आप 20 करोड़ आबादी, विच इज 45% ऑफ इंडियाज टोटल वर्कफोर्स, आप उसे एड्रेस कर पाएंगे। सर, इसी के साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया के कई देशों में यह पहले से ही लागू है। यूएस के अंदर COLA, कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट सिस्टम लागू है, जिसके अंदर एनुअल और ऑटोमेटिक रिवीजन होता है। जर्मनी के अंदर हर 18 से 24 महीने के अंदर महंगाई के अनुसार सैलरी बढ़ा दी जाती है। जापान के अंदर शिंटो मेथड यूज होता है, जिसमें एनुअल इन्फ्लेशन इंडेक्स वेज हाइक दी जाती है। और बेल्जियम में ऑटोमेटिक इंडेक्सेशन लॉ है, जिसमें क्वार्टरली बेसिस पर एम्प्लॉइज की सैलरी बढ़ाई जाती है। सर, इंडिया इज वन ऑफ द ओनली कंट्रीज इन मेजर इकोनॉमीज वेयर 85% ऑफ आवर फॉर्मल वर्कफोर्स हैज जीरो स्टैट्यूटरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन। वी आर एट द मर्सी ऑफ द एम्प्लॉयर डिस्क्रिशन एंड आवर ओन नेगोशिएशन पावर टू रेज आवर सैलरीज। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि एक मिनिमम इंक्रीज बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन होना चाहिए।